ये इनफैक्ट यूएस से थे और हम इसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके क्या मायने हैं इस यात्रा के लिए, इससे क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए। जो खास मेहमान इस चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइए हम आपको उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस मामलों के जानकार। अशांक देसाई साहब हैं जो कि फाउंडर हैं मैस्टेक के। रविंदर सचदेव साहब हैं, एक्सपर्ट हैं यूएस इंडिया रिलेशंस पर। उदय भास्कर साहब फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर IDSA। SD मुनी साहब फॉर्मर डिप्लोमैट। अचल मल्होत्रा जी ये भी फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। और अशोक संजर साहब फॉर्मर डिप्लोमैट। और साथ ही हम यूएस का भी रुख करेंगे, मेरे सहयोगी का, वहाँ पर सचिन गए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुनी साहब, सबसे पहले ओपनिंग कमेंट में हम आप ही से समझना चाहेंगे, इस यात्रा को लेकर आप किस तरह से मूड को देख रहे हैं, उम्मीदों को देख रहे हैं। और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के जो प्रीडिसेसर्स थे वो काफ़ी अहमियत देते थे न्यू दिल्ली इंडिया की और यूएस की पार्टनरशिप को लेकर। प्रेसिडेंट ओबामा ने यहाँ तक कहा था कि इंडिया यूएस टाइज जो हैं वो अपने आप में मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप हैं 21वीं सदी को लेकर। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, इस सिनेरियो को आप कैसे एनालाइज करेंगे? कुछ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं नजर आ रही हैं, कुछ चिंताएं हैं, कुछ कंसर्न्स। आप ओपनिंग कमेंट में कैसे उसको समझाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो चिंताएं हैं वो इस मुद्दे से उठी है कि ट्रंप थोड़े बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और जो उनका विदेश नीति के प्रति रवैया है उसमें कोई भी बात स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता कि वो इसी दिशा में जाएंगे। लेकिन भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनकी बुनियाद बहुत सशक्त है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे काउंटर टेररिज्म का क्षेत्र हो। और इन तीनों क्षेत्रों को अमेरिकी प्रवक्ताओं ने भी बहुत जोर देकर साफ कहा है। इसीलिए जहाँ तक व्यक्ति का सवाल है, अनिश्चितताएं हैं, लेकिन व्यवस्था में अनिश्चितताएं नहीं है। और हमें देखना यह है कि व्यक्ति व्यवस्था से कहीं बहुत सशक्त तो नहीं निकल सकता जी। मैं समझता हूं कि मोदी जी का भी ये प्रयास होगा कि वो जो फंडामेंटल्स हैं हमारे, उनको एम्फेसाइज करेंगे और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बिना जो वस्तु स्थिति है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे जी। अशांक साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे, आप बता सकें अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टॉप CEOs हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है। आप बताइए, आपको इस यात्रा से किस तरह की उम्मीदें हैं? पूरा IT क्षेत्र जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कई तरह के चैलेंजेस हैं। आप कैसे बताना चाहेंगे, कैसे एनालाइज करते हैं इस सिनेरियो को आप? देखिए, ये जो विजिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और जो यूएस का जो एक रिलेशनशिप है वो एक नए मोड़ पे गुजर रहा है। ट्रंप आए हैं, उनके कोई व्यूज है। IT इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव हो रही है कि आज जो टैलेंट है वो टैलेंट की भी इतनी बड़ी शॉर्टेज है दुनिया में, इंडिया में, दुनिया में, सब जगह में टैलेंट में बहुत ही शॉर्टेज है। और आज कम्पिटिटिवनेस आपको बढ़ाना हो आपकी इंडस्ट्रीज का, तो टेक्नोलॉजी पे आपको कंप्लीट एक एम्फोसिस करना चाहिए। तो ऐसे माहौल में जहां यूएस को भी ग्रोथ करना है दुनिया में, उनकी इंडस्ट्रीज को IT कैसे यूज हो सके, इसलिए इंडिया का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है आज। और H1B वगैरह जो इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल से जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं उसमें। तो हमने बात ऐसी करनी चाहिए कि ये जो सोल्यूशन है हमारा वो विन विन है, पॉजिटिव है। जब आप हमें इंडिया में IT करने को देंगे तब अमेरिकन कंपनी को फायदा होगा उससे। और बहुत सारे स्टडीज हुए हैं उसमें। मैकिन्जी ने स्टडी किया था जहां $1 बिजनेस मिला इंडिया को तो करीबन $1.38 का फायदा अमेरिका को होता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, वो एक बात है। दूसरी बात है कि H1B की स्पेसिफिक इश्यू में आप देखिए तो इतने सारी गलत फहमियां पड़ी हुई हैं वहां की, उसको कम वहां से निकालना बहुत जरूरी है। वो सब पॉलिसी ऐसे गलत फहमियां पे बैठ नहीं सकती। अच्छा अशांक साहब, ये बता सकें, आप देखिए आज ब्रूकिंग्स जो बहुत सारी थिंक टैंक है यूएस की जी, आप ये थोड़ा बता सकें, ये जो हमारे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, उसमें ये सब गलत फहमियां दूर की हैं कि हमारा कॉस्ट कम है इसलिए हम कम्पीट करते हैं
और उन्होंने ये भी बोला है कि जो H1B के करीबन 20 कैटेगरीज है, उसमें सिर्फ 6 कैटेगरी में इंडिया आईटी का नाम है। आप बताइए, सिर्फ आप क्या चाहते हैं? 20% आदमी H1B के आईटी इंडस्ट्री को जाते हैं। आप ये बताइए, तो ये जो हमारे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है कि ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो आपने प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेशन से बात करनी जरूरी है। ओके, आप ये बताइए, ये जो ग्रोथ हो रही है, उनसे जो भी बात हो, राइट 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, उसमें हाँ बोलिए। एक हम आपसे एक ब्रीफ में इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे, फिर हम बाकी खास मेहमानों का रुख करेंगे, उदय साहब के पास आएंगे और बाकी मेहमानों के पास। ये बताइए, ये जो ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, यहाँ जॉबलेस ग्रोथ को लेकर ऑपोजिशन सवाल उठाता रहता है। अभी कुछ स्टडीज, जैसे आप स्टडीज की बात कर रहे थे, हेडहंटर्स की भी एक स्टडी आई है, वो बता रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में काफी जॉब कट्स होंगे आईटी क्षेत्र में। इनके बीच में आप क्या देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग से क्या ऐसा निकाल सकते हैं और डोमेस्टिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो यहाँ जो लोग हैं, उनको क्या एड्रेस कर सकते हैं? कैसी उम्मीद है आईटी क्षेत्र को, मतलब इन मुश्किल दौर के बीच में? नहीं, बात ऐसी है कि आईटी इंडस्ट्री में जो जॉब ग्रोथ होने वाली है वो टेक्नोलॉजी की वजह से जो अभी चेंज हो रहे हैं उससे ऐसे होने वाला है कि जब हमने 150 बिलियन का हमारा आज व्यापार है, उसके लिए हमें करीबन 35 लाख लोगों की जरूरत है, मगर हम दूसरे 150 बिलियन की अब तैयारी कर रहे हैं 2025 तक, उसमें हमें शायद इतने आदमी लगेंगे नहीं। इसकी बात ऐसी नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ तो आईटी में जरूर होगी। हम तो इस बरस में करीबन 1.5 लाख लोग हायर करने वाले हैं इंडस्ट्री में, हमारे नेस्कॉम का भी एक्चुअल नंबर है ये। तो जॉब ग्रोथ का जो बात है उससे मुझे लगता नहीं है कि कोई इससे वास्ता है। हमें सिर्फ ऐसा ही चाहिए कि एक फ्री ट्रेड हो, फ्री ट्रेड होना जरूरी है। मैं छोटी सी बात बनाना चाहता हूं बिफोर एंडिंग। मैं हिस्टोरिक एक फैक्ट बताता हूं आपको। 1988 में हमने नेस्कॉम फॉर्म किया। सर, हम आपके पास लौट कर आएंगे, हम आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, उसमें हम आएंगे, बाकी और मेहमानों उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। सॉफ्टवेयर की 0% ड्यूटी। सर, हम आपके पास लौट कर आएंगे। देसाई साहब, आपके जो और इसमें एस्पेक्ट्स आप जोड़ना चाह रहे हैं और एंगल्स को, लेकिन उदय भास्कर साहब ये बताइए, ये जो यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनफैक्ट ये 5th विजिट है, इससे पहले जो 4 विजिट्स रहे और जो पिछले विजिट्स में हमने ये बिग बैंग एक्सपेक्टेशंस भी देखी थी, उसकी तुलना में इस विजिट को आप किस रूप में देखेंगे? हेलो जी, उदय भास्कर साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, थोड़ा ऑडियो टूट गया है साहब, पर जहाँ तक मैं आपका सवाल जो है समझ पाया हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में यही कहूँगा कि अगर हम क्रिकेट का उदाहरण को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक प्रकार से लो स्कोरिंग मीटिंग होगा, यानी कि लो स्कोर होगा। और जो हम टेक अवे की बात करते हैं, जब भी इस प्रकार का 2 नेताओं के बीच में मीटिंग होती है, ये एक प्रकार का धारणा होती है कि शायद बड़े बड़े डील या कुछ ऐसे बड़े मुद्दों के ऊपर या सहमति बनेगी या दोनों देशों के लिए बड़े टेक अवेज होंगे। तो उस संदर्भ में अगर हम क्रिकेट का जो उदाहरण लें तो मैं कहूँगा ये लो स्कोरिंग होगा, और इसलिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक प्रकार से काफ़ी मॉडेस्ट रहेंगे मेरे व्यक्तिगत राय में। पर साथ साथ मैं कहूँगा कि ये एक बहुत अहम मीटिंग है मोदी साहब के लिए और ट्रंप साहब के बीच में, जो पहली बार हो रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ता में सबसे बड़ा परिवर्तन आया था 2008 में, जबकि जॉर्ज बुश साहब और मनमोहन सिंह साहब के बीच में एक प्रकार का समझौता हुआ था, जिससे भारत के ऊपर जो परमाणु पाबंदियां थीं उनको हटाया गया था। तब से मैं कहूँगा कि एक नया पन्ना खुला है भारत और अमेरिका के बीच में, और इसकी जो दिशा है, दोनों देशों ने, वहाँ पे बुश साहब के बाद ओबामा साहब ने इसको समर्थन दिया था, यहाँ पे यूपीए 1 और 2 के बाद मनमोहन सिंह साहब के बाद मोदी साहब ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। तो शायद इस वक्त इस मीटिंग में ये असेसमेंट या इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि अभी तक पिछले 6 महीनों में ओबामा साहब के जितने भी बड़े बड़े पॉलिसीज़ हैं
उनको पूरा उन्होंने रिवर्स कर दिया, चाहे वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, ईरान के साथ जो समझौता हो। तो ये उनका एक व्यक्तिगत मैं कहूँगा कि दृढ़ता रही है कि ओबामा साहब के पॉलिसीज़ को हम बिल्कुल रिवर्स करेंगे। तो अभी भारत के संदर्भ में ये देखना है कि वो कहाँ तक इस विपक्षी रिश्ता और ये भागीदारी जो कि बुश ओबामा के हुकूमत से आ रहा है जी को वो उससे कितना सहमत है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब के लिए ये सबसे बड़ा चुनौती होगा। और साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आर्थिक भी हैं, वीज़ा के बारे में बात चल रही है, सुरक्षा और सामरिक मामला में भी है, दहशतगर्दी भी है। तो इनको शायद एक बार जब इनकी पॉलिटिकल लेवल पे मीटिंग होगी, देखना है कि इनके जो योजक हैं इस पे कहाँ तक सहमति बना सकते हैं। ओके अशोक साहब, आप बताइए, ये जो हम देख रहे हैं जो इस समय सिनेरियो है, जिस बैकड्रॉप में अब ये जैसे हम देख रहे हैं बैठक हो रही है, जो दौरा है, इसमें पिछले दिनों यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसे भी क्लेम थे, ये जो भी बात हो रही थी पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेकर, उनका ये कहना था कि इंडिया ने इसलिए साइन किया क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो फॉरेन एड के तौर पर चाह रहे थे। इसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने काफ़ी स्ट्रांग रिएक्शन भी दिया था। ये आप जो पूरी इस समय जो सिनेरियो है, आपकी एनालिसिस क्या है, क्या आप असेस करते हैं सिचुएशन को? देखिए, मैं ये असेस करता हूं जो ये पहली मुलाकात है उनकी दोनों नेताओं की, और ये गेट टू नो ईच अदर है। ये एक अपने दोनों के बीच में केमिस्ट्री डेवलप करने का प्रयास करेंगे। कल जो पहली उनकी मुलाकात होगी, जो 1-to-1 मीटिंग है विदाउट अदर जो उनके अपने सहयोगी हैं डेलीगेट्स के अलावा, 20 मिनट की ये मुलाकात है, परंतु ये कितना भी और भी आगे चल सकती है। तो इसमें एक दूसरे को जानने का प्रयास होगा, जो कैसे केमिस्ट्री डेवलप की जाए, कैसे इनका रैपोर्ट डेवलप किया जाए, जो कैसे अपने संबंधों को हम आगे ले जाने की इसको प्रयास करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जो जैसे उदय भास्कर साहब ने कहा अभी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के बहुत सारे जो निर्णय लिए थे उन सबको उन्होंने खारिज कर दिया है, उनको बिल्कुल उल्टा दिया है। परंतु भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनका एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है मेरे विचार से। अगर आप देखें 2000 से हम शुरू हुए थे, हमारे जो मूल्य हैं उनका तो कन्वर्जेंस है ही है। डेमोक्रेसीज हैं, लॉ बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर चाहिए वगैरह वगैरह, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब तो है। परंतु उसके बाद हमने देखा है जो हमारे जो हित हैं उनका हमारा सामंजस्य हुआ है। और पिछले 17 साल से 2000 से शुरुआत हुई जब बिल क्लिंटन यहाँ पर आए, वो एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 8 साल तक जॉर्ज बुश रहे जो कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। 8 साल तक बराक ओबामा रहे जो डेमोक्रेटिक थे। परंतु हर एक में हमारे जो रिश्ते हैं बहुत ही अच्छे। और भारत में भी अगर देखें तो जो भी यहाँ पर रेजिम्स बदली हैं, हमारे रिश्ते अच्छे होते गए हैं, न केवल राष्ट्रपति के और यहाँ पर प्रधानमंत्री के उस पर, परंतु वहाँ पर चाहे कांग्रेस में देखें, जितने हमारे जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, तो हर जगह पर हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हुए हैं। और पिछले 3 साल में मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, जो जब से मोदी साहब आए हैं तब से उन्होंने इसको एकदम चरम सीमा पर ले गए हैं। तो अभी बस मैं आखिरी 2 शब्द इसमें कहूँगा, जो मोदी साहब का जो चैलेंज रहेगा वो ये रहेगा, जो राष्ट्रपति ट्रंप को उस पर लाना, पेज पर लाना, जो ये हम इसको आगे उसी रफ्तार से बढ़ाते जाएं। और ये जो बातचीत इनकी हुई है अभी तक, 3 बारी उन्होंने टेलीफोन पर बात की है और मेरे विचार से बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। बड़ा अच्छा इसके साथ एक धरातल इस्टेब्लिश हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने सब्सटैंटिव चीज़ों पर भी बात की। और अभी जो उन्होंने ट्वीट किया, जो मैं अपने ट्रू फ्रेंड को यहाँ पर वेलकम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और मोदी साहब ने भी जैसा उसका जवाब दिया है, तो मेरे विचार से जो एक फाउंडेशन बहुत अच्छी इस्टेब्लिश हो गई है। और मैं उम्मीद करता हूं जो अगर ऐसे कोई बिग बैंग वो न भी हो पाए, परंतु एक ऐसी केमिस्ट्री डेवलप होगी, एक ऐसा रिलेशन डेवलप होगा जो आगे जाते हुए हम अपने रिश्तों को बड़ी अच्छी तरह से तेजी से आगे ले जा पाएंगे। राइट साहब, आप बता सकें हमें, जिस तरह से अचल साहब, हमने देखा है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले वो वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ मीटिंग्स की और एक टोन सेट कर रहे हैं इन बैठकों के लिए। आप कैसे इसको देख रहे हैं? और जो हम देख रहे हैं इस बार एक्सपेक्टेशन जैसे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है।
देखिए ये हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये जनरली ऐसे तो नहीं होता। नहीं, तीन चार महीने पहले भी गए थे वहाँ पे। तो काफ़ी प्रिपरेटरी वर्क हो रहा है इस विजिट के लिए, और उनका 2 दिन पहले जाने का मतलब यह है कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, वो किसी भी बात को उस पर नहीं, जो लास्ट मिनट जो लूज एंड्स हैं उसको बांधने की भी बात होती है जी। लेकिन आप एक चीज़, जैसे कि सभी कहते हैं, सभी ने कहा है कि इस बार एक भारत सरकार की एक डेलिब्रेट सोची समझी रणनीति के मुताबिक ये कोशिश रही है कि इस विजिट को बड़ा ही लो प्रोफाइल और लो एक्सपेक्टेशंस विजिट प्रोजेक्ट किया जाए। वजह ये है कि हालांकि व्यवस्था की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है उसको लेके अभी कोई ठीक से दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो, और क्योंकि वो मशहूर भी है इस बारे में कि वो अपनी स्टेट डिपार्टमेंट के ब्रीफ्स के हिसाब से नहीं चलते, वो कभी कभी अपने हिसाब से ही जो है अपने डिसीजन लेते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जानबूझकर इस विजिट को लो प्रोफाइल एक्सप्लोरेटरी विजिट कह रहे हैं। राइट। अब आप मुझे सेप्टिकल कह सकते हैं, मेरा अपना विचार यह है कि पिछले अब तक जो भी हुआ 2000 से 2008 से 2014 से थोड़ी देर के लिए हमें भूल जाना चाहिए। आज या कल में जो होने वाला है वो हमारे रिश्तों में एक का जो इतिहास है उसमें एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है। ओके। इस पे ना तो ज्यादा रिटोरिक होने वाला है, ना ज्यादा जो है इंपैरेटिव्स अब जिसे आप बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस या कन्वर्जेंस है उसके बारे में बात होगी। आज से मैं इस जो रिश्ते का नाम देने वाला हूँ वो होगा ट्रांजैक्शनल। ओके। मोदी जी बिजनेस लाइक नहीं है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्योर बिजनेसमैन है। वो क्विड प्रो को में बिलीव करते हैं कि आज अगर आप हमसे ये मांग रहे हैं तो आप बताइए इसके बदले में क्या देने वाले। उदय जी, आप बता सकें ये प्राइम मिनिस्टर को आप किस रूप में इसमें देखेंगे? मोदी गवर्नमेंट की 3 साल पूरे हुए और पिछले 3 साल के दौरान जिस तरह से जो उनके फॉरेन अफेयर्स पर जो उनका नजरिया रहा है, जो उनका काम रहा है, कुछ लोग कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ में वो शुमार है। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट के जो पिछले कुछ महीने हैं वो इनिशियल मंथ्स कुछ डिस्ट्रप्टिव भी थे। ये आप दोनों की जो फॉरेन अफेयर्स नीति है उसको कैसे आप देखेंगे और किस तरह से उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसको एनालाइज करेंगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं सर? जी उदय जी। सौरभ जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी उदय साहब। साहब मैं ये कहूंगा, सॉरी उस वक्त लाइन कट गया था। हाँ, पर जहां तक प्रधानमंत्री मोदी साहब का पिछले 3 साल में अगर हम उनके जो विदेश नीति का तुलना करें तो उसमें मैं कहूँगा कि अमेरिका के साथ जिस प्रकार से उन्होंने द्विपक्षीय रिश्ता को एक प्रकार का बढ़ोतरी दिया है वो बहुत ही अहम है। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले एक प्रकार का इतिहास था जहां अमेरिका के हुकूमत ने उनको वीज़ा नहीं दिया था, पर उसके बावजूद उन्होंने बहुत परिपक्वता के साथ अमेरिका के साथ संबंधों को राष्ट्रीय हित के दायरे में देखते हुए उन्होंने ये वीज़ा इशू को बिल्कुल आगे नहीं आने दिया। और प्रेसिडेंट बैरक ओबामा के साथ उन्होंने बहुत ही एक खास, मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से एक पर्सनल उनका जो रिलेशनशिप था वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और शायद भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों के इतिहास में ये पहली बार था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो चीफ गेस्ट बन के आए हैं। हालांकि ये सब प्रतीकात्मक था। मैं कहूँगा कि जब हम उनका फॉरेन पॉलिसी का तुलना करते हैं, विदेशी नीति का तुलना करते हैं, अमेरिका के साथ मोदी साहब ने द्विपक्षीय रिश्ता को और मजबूत किया था। और जितने भी बार वो वहाँ गए थे उन्होंने द्विपक्षीय मामलों के अलावा मैं कहूँगा कि भारत ने विश्व के बड़े चुनौतियों को भी एक प्रकार से रेखांकित किया था। एक है दहशतगर्दी, और ये सौरभ साहब आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जाते हैं वो विश्व को एक प्रकार से चेतावनी देते हैं कि दहशतगर्दी के मुद्दे के ऊपर सहमति होना चाहिए। और हाल में कल ईद का अवसर है, पर अगर आप याद करेंगे इराक का अल नूरी का जो मस्जिद है
अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में खून खराबा और अभी मक्का में जो भी हम सुन रहे हैं, ये सब चिंताजनक है। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मैं समझता हूं कि ट्रांजैक्शनल के अलावा इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो या क्लाइमेट चेंज, जी, भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रकार का बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद मोदी साहब जिस प्रकार से पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट से, आपको याद होगा जब ट्रंप साहब ने अमेरिका को विड्रॉ कर लिया था, साथ साथ उन्होंने भारत के ऊपर आरोप भी लगाए थे। बिल्कुल। पर तुरंत 24 घंटों में, जहां तक मुझे याद है, फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दिया, मोदी साहब ने अपने आप एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका जो भी करें, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए जो हमें करना चाहिए हम करेंगे। तो एक प्रकार का ग्लोबल लीडरशिप का भी आपको संकेत मिल रहा है। जी, तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों के ऊपर भी ये वाला जो हम देख सकते हैं। ओके, कमर आगा साहब, आप बताइए, ये टेररिज्म के मोर्चे पर आप क्या देख रहे हैं, या पाकिस्तान को क्या मैसेज जा सकता है? दुनिया भर की इस पर निगाहें हैं, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ उस तरफ इंडिकेशंस हो सकते हैं, कुछ इशारा, या क्या आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ज़रूर होगा, इसलिए कि जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है वो बहुत ख़राब होती चली जा रही है। दूसरी तरफ ये इंडिकेशन तो पहले ही मिल गया, इसलिए कि अभी जिस तरीके से लोअर हाउस में, वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर यह है कि दो बाई पार्टीजन बिल है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको स्पॉन्सर किया है कि पाकिस्तान को जो एक स्पेशल स्टेटस, जो नॉन नेटो का जो दर्जा दिया था, इस वो विदड्रॉ करने की बात चल रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान और अमेरिका की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान में अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी इसके चलते हुए बढ़ती हुई नज़र आती है। उन्हीं ने जिन चीज़ों को डिमांड की थी, अभी तक जो बात कर रहे थे, हक्कानी नेटवर्क वहाँ पे वैसे ही ऑपरेट हो रहा है, अलकायदा भी वहाँ पे मौजूद है, ISS भी आ चुकी है अफ़गानिस्तान में, फिर उसके अलावा दूसरे ग्रुप भी हो रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एशिया का भी इशू है आतंकवाद के साथ साथ। देखिए, दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस विज़िट में। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही है कि इंडिया की डायनेमिक इकनॉमी, जो बढ़ती हुई इकनॉमी है, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि सेंट्रल एशिया में जो बड़े रिज़र्व हैं ऑयल एंड गैस के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए। तीसरी चीज़ ये भी कही है कि उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की है कि इंडिया की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया में जो बढ़ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि न्यू सिल्क रोड जो वो अफ़गानिस्तान से बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है, और बाई पार्टीजन सपोर्ट भारत में वहाँ पे मौजूद है। ट्रम्प साहब भले कुछ स्टेटमेंट दे दें, लेकिन ये है कि नीतियों में परिवर्तन वो नहीं कर सकते, इसलिए कि ये हम लोग की जो नीतियाँ हैं उससे अमेरिका को भी फ़ायदा हो रहा है, भारत को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों देशों का फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए बात आगे बढ़ रही है। कई चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के लिए भारत इस समय बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास, एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर से भी टेक्निकल क्लास है, और बहुत सस्ता लेबर है भारत में। उनकी कंपनीज़ को यहाँ ज़रूरत है निवेश की, ताकि उनकी इकनॉमी उससे फ़ायदा होगा, उनको होगा तो हमको भी होगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनके यहाँ भी पैसा हम आपके पास रविंद्र साहब आएंगे, पर मुनीर साहब आपसे हम समझना चाहेंगे, ये बता सकें आप, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब होती है, इसमें क्या लीडर्स के जो रिलेशनशिप, पर्सनल जो केमिस्ट्री है, क्या वो भी मैटर करती है? जैसे हमने देखा जो ओबामा साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो केमिस्ट्री थी, या इनफैक्ट वो कई बार उनको इनफॉर्मली फर्स्ट नेम से भी एड्रेस करते थे, बराक, तो मतलब वो और अब मतलब वो कितना मैटर करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में? पर्सनल इक्वेशंस काफ़ी मैटर करती हैं, लेकिन ऐसा सोचना कि पर्सनल इक्वेशंस डिसाइसिव है, ख़ास तौर से उन एरियाज़ में जहां स्टेट के वाइडर इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं होते हैं, तो ये गलत होगा। और मेरी राय ये है कि जैसे कॉशियस डिप्लोमेसी चल रही है, जैसे अभी कहा गया हम लोगों के सामने, मोदी जी को जहां तक हो ये पर्सनल इन्फॉर्मेलिटी को थोड़ा अलग रखना चाहिए। न तो अभी फर्स्ट नेम पे आने की ज़रूरत है, और ना कोई जफ़ी वफ़ी पाने की ज़रूरत है, ये मेरी राय है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पहले ही विजिट में, पहली ही मीटिंग में
पर्सनल वार्मथ, और ये कंट्रीज ऐसे हैं जो इतने इमोशनल नहीं है जब आप बड़े देश की बात करते हैं तो तो मैं ये मानूंगा कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होने की ज़रूरत है, पर्सनल वार्मथ की कम है, लेकिन पर्सनल इक्वेशंस मैटर करती हैं। ओके, रविंद्र साहब आप बताएं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ कहा और उसके बाद अब पावर में जो कुछ वो कह रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं, इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं और इसके क्या मायने हैं इंडिया के लिए? बेसिकली ट्रंप तो ये कह रहे हैं मैंने जो अपने कैंपेन में बात करी थी मैं सारे प्रॉमिस फुलफिल कर रहा हूं। अगर आप उनका देखिए, जब जनवरी 20 से वो आए, ट्रैवल बैन मुस्लिम कंट्रीज पे कुछ 6-7 पे, और जहां जहां वो आए उन्होंने जो अपने कैंपेन में प्रॉमिस किया है वो एक्चुअली करते जा रहे हैं। उसमें उन्हें सक्सेस मिले या ना मिले, वो डिसीजंस वहां लेते जा रहे हैं। मैं एक दो और चीजें अलग कहना चाहूंगा जो भी सारी बात हो रही है। टेररिज्म के मामले में फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को अगर देखते हैं, कुछ चीजें हो सकता है इस वार्ता से निकलेंगी, बट अमेरिका के अंदर अभी फिलहाल एक इंटर एजेंसी रिव्यू चल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका की पूरी पॉलिसी क्या रहेगी। ये इंटर एजेंसी रिव्यू डिफेंस और इंटेलिजेंस वगैरह को लेकर है, इसमें अभी 1-8 महीना और लगेगा। तो अमेरिका की जो नीति पाकिस्तान की तरफ ओवरऑल आएगी वो करीब 1-2 महीने बाद आएगी। बट ये हो सकता है यस कि कल जो मीटिंग्स हो मोदी साहब के साथ उसमें कोई स्पेसिफिक्स आ जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सिमिलरली ट्रेड में भी जो है अमेरिका का डेफिसिट है हमारे साथ ट्रेड में। अमेरिका ने एक अगेन रिव्यू कमेटी बनाई है कि जिन जिन देशों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा री एग्जामिन करें। चाइना सबसे बड़ा है उनका, भारत भी उसमें आता है। तो ट्रेड डेफिसिट को लेकर भी और अमेरिका उनमें क्या नीतियां लाएगा कुछ महीने में, वो पूरी अमेरिका की पॉलिसी आने वाली है। तीसरी बात, चाइना, हमें ये भी देखना है, प्रॉब्ली आई थिंक सारे हम देख रहे हैं, बहुत ही वाइज एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, कि ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा तबका है जो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में अमेरिका और चाइना की एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। तो उनकी जो प्रिपरेशन फिलहाल या सोच या विचार चल रहा है एक बड़े सेक्शन का, उनके एडवाइजर्स का, ये चल रहा है कि चाइना की ग्रोथ कैसे होती है। जैसे ग्रीस में स्पार्टा और एथेंस की जो वॉर हुई थी उसकी वो केस स्टडीज पढ़ रहे हैं इस समय, कि जब एक नई ताकत उभरती है तो एग्जिस्टिंग पावर उसके साथ कैसे चलती है। तो तीसरी बात, ट्रंप के जो फिलहाल 3-4 महीने रहे हैं बहुत ही व्यस्त रहे हैं उनके ट्वीट्स के कारण, रशिया के कारण, ये वो, तो उनका फोकस अभी फिलहाल शायद इंडिया पे ज्यादा नहीं था ना है, और ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल में तो उनका फोकस चीन में ज्यादा या मिडिल ईस्ट में फिलहाल था। वो अब सारी चीजें रिव्यू का वक्त है, जैसे अभी बात हो रही है कि इस लो स्कोरिंग मैच में भी, बट द इंपॉर्टेंस इसकी ये मैच हो रहा है और इसमें शायद अब नए रूल्स ना या तो नई गेम शायद उभर के सामने आएगी। पर भारत बहुत ही एक की और अहम पार्टनर रहेगा। दोनों देशों की बहुत कॉमनैलिटीज हैं, जैसे ऑल ऑफ अस आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अशोक साहब अब आप बताइए, आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम का एजेंडा किस तरह से होगा? उनके क्या नजरिया होगा, किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी के साथ वो बढ़ रहे होंगे, वो इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? हमने बात की कैसे इंडिया के इसमें इंटरेस्ट हैं, लेकिन जहां तक यूएस की बात है, वो इस विजिट को किस रूप में देखेंगे इस बदलते डायनेमिक्स के बीच में? देखिए, दो चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा। जो यकीनन अभी कहा गया है, जो राष्ट्रपति ट्रंप ट्रांजैक्शनल बहुत हैं, उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम है, इतना इवॉल्व नहीं है, डेवलप नहीं है। परंतु तो इसमें वो जो भी देखेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो वहाँ पर वो कितने जॉब्स क्रिएट होते हैं, कितना उनके लिए, अमेरिका के लिए उसमें क्या चीज़ है जी। तो इस चीज़ में मैं ये सोचूंगा जो वहाँ पर कोई डिफेंस डील, अभी हम ये बात कर रहे हैं $2-3 बिलियन की, चाहे ये प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए 22 उसका परमिशन मिल जाए, या डिफेंस के और बातचीत हो रही है लॉकहीड मार्टिन की और टाटा की F-16 के लिए, अब इसको आगे कितना बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ट्रांजैक्शनल कंपोनेंट ज़रूर होगा जो इसमें कितना कुछ वहाँ पर, और अमेरिका उभर कर आया है, दूसरे नंबर पर वो देश बना है जिससे कि हम डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ से लेते हैं। परंतु एक और चीज़ भी हमने इस्टेब्लिश की है अभी, डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, उसको आगे तक हम नहीं ले जा पाए हैं अभी तक, और उसमें क्या हो सकता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, और वो इतनी ही अहमियत है जिसकी इतनी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। देखिए, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना ट्वीट किया है, उसने कहा मैं ट्रू फ्रेंड को मैं वेलकम करता हूं, और उसमें मैं स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को डिस्कस करने के लिए मैं बहुत तत्पर हूं।
दूसरा, अगर आप देखें जो 12 जून को जब व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन ने अनाउंस की थी विजिट प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें भी उन्होंने ये कहा है, ट्रेड डिफेंस वगैरह के बाद उन्होंने कहा है इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे जो कॉमन कंसर्न्स हैं। तो मैं ये मानता हूं जो चीन के बारे में, क्योंकि उनके जैसे रविंद्र सचदेव जी ने कहा, मैं इत्तेफाक रखता हूं उसमें, जो उनके बहुत सारे जो एडवाइजर्स हैं, चाहे रेक्स टिलरसन हैं, चाहे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो ये सोचते हैं जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट से हटकर, क्लाइमेट अकॉर्ड से हटकर, अमेरिका ने बहुत ज्यादा स्पेस चीन को सीड की है, चीन को दी है। तो इसको फिर से हमें, और भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ वो मिलकर चीन के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, इसके ऊपर एक अग्रीमेंट हो सकती है। एक उदय भास्कर साहब, आप बता सकें एशिया को लेकर अमेरिका की जो सोच और जो रणनीति है उसको आप कैसे देख रहे हैं इस नए रजीम में आगे बढ़ते हुए, और स्पेसिफिकली इस बैठक में क्या पाकिस्तान की तरफ इंडिकेशंस या कहीं पर जॉइंट स्टेटमेंट में या कहीं पर क्या उनका डायरेक्टली नाम भी लिया जा सकता है, या आप कैसे देख रहे हैं क्या हो सकता है उस मोर्चे पर? क्योंकि ये ग्लोबल हब ऑफ, जिस तरह हम देख रहे हैं, हब बना हुआ टेररिज्म का, पता है उस तरफ बात भी हो रही है, लेकिन क्या कुछ ठोस भी इसमें ऐसा बताया जा सकता है, कहा जा सकता है? साहब, जहां तक एशिया का महाद्वीप है, अगर हम इसको अमेरिका के नज़रिया से देखें तो सामरिक दृष्टिकोण में उनके लिए मैं समझता हूं कि दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ही अहम है। एक है चीन की जो भूमिका है और किस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ते, उनकी क्या रूपरेखा होगा, और अभी हाल में ही जो उत्तर कोरिया के अंदर जो उथल हो रहा है ये महाविनाशक हथियारों के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि ये ट्रंप साहब के हुकूमत के लिए ये एक काफ़ी बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी शुरुआत किया था और उस वक्त उन्होंने कहा, ये थोड़ा कठोर शब्द है जो उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि चाइना इज़ रेपिंग द यूएस इकॉनमी। ये जनवरी फरवरी के महीने में था जब चीन के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी दी थी। उसके बाद शी जिनपिंग साहब के साथ मुलाकात जब हुई थी, जबकि वो फ्लोरिडा में गए थे, उनका पूरा पोजीशन बदल गया था। उन्होंने कहा नहीं साहब, शी जिनपिंग जो हैं बड़े अच्छे लीडर हैं, उनके साथ हम अपना द्विपक्षीय रिश्ता को आगे बढ़ा सकते हैं जी। पर पिछले कुछ 2-3 हफ्तों की बात है कि उत्तर कोरिया को लेके उन्होंने दोबारा चीन को एक प्रकार का चेतावनी दी। तो मैं कहूँगा कि सबसे सामरिक दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए चीन और जो इस वक्त ईस्ट एशिया में जो भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें साउथ चाइना सी भी शामिल है। और इनके डिफेंस सेक्रेटरी साहब मई के महीने में जब सिंगापुर गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और चीन वहाँ पे जो भी उल्लंघन कर रहा है कि अमेरिका उसको इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाएगा, यानी कि इशारा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जहाँ तक एशिया का महाद्वीप है, वो मैं कहूँगा मिस्र से लेके एक प्रकार से पाकिस्तान तक है, जिसमें दहशतगर्दी का भी मुद्दा है, और सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में जो तनाव है वो भी एक प्रकार से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो इजराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है। और उस दायरे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त कोई ऐसा ठोस रेफरेंस मेरे व्यक्तिगत राय में नहीं होगा। जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ये अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरे एरिया के ऊपर अपनी नीतियों का समीक्षा हो रहा है, और मुझे लगता है कि उनके योजक भी अभी तक उन्होंने पहचाना नहीं है। जैसे अमेरिका के राजदूत अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं, 6 महीने हो गए हैं। तो ट्रंप साहब जो भी कहें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको की ऑफिशियल्स को सही सही जगहों में बिठाना है जी। और उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा कोई खास रेफरेंस नहीं होगा, जो कि अमेरिका के इस वक्त जो भी पोजीशन है पाकिस्तान के बारे में, कि उसमें इतना कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आता। ओके, अशांक देसाई साहब जी, अशांक देसाई साहब अब आपके पास आना चाहेंगे। आप बताइए, ये जो आउटसोर्सिंग फर्म्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, आपको आगे की राह कैसे दिख रही है और उसके रीजंस को आप कैसे एनालाइज करते हैं? उसमें जैसे आप बता रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, या प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो स्टांस रहे हैं H-1B वीज़ा को लेकर, आप इस दौरे में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या कुछ निकल सकता है या क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जब ट्रंप साहब
ने जब वो अपने इलेक्टोरेट से बात की, जो प्रॉमिस किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी जॉब ग्रोथ वगैरह की बात की थी। तो वो जाहिर है कि उनको उसी पॉलिसी का कोई इम्प्लीमेंटेशन का मतलब निकालना था, इसलिए उन्होंने H1B के बारे में बात करनी शुरुआत की। ये एक बात है कि जो उनके इलेक्टोरल कंपल्शन जिन्हें हम बोलते हैं, उसके बारे की बात है। मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो इलेक्टोरेट उन पे जिसको उन्होंने एड्रेस किया है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ उसका हुआ नहीं है। जो एक लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसमें 10-15-20 बरस से पर कैपिटा ग्रोथ हुआ नहीं है। तो उनके लिए एड्रेसिंग के लिए उन्होंने जॉब ग्रोथ की बात की थी। मगर बात ऐसी है कि अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी तब एक्सपोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट उसमें एक इम्पोर्टेंस है एक्सपोर्ट्स का। तो ट्रम्प को ऐसा भी करना जरूरी है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड कैसा बढ़े जी। वो यूएस की तरफ से हो गई। अभी इंडिया की तरफ से आप बात करेंगे तो हमें भी ये ट्रेड की इम्पोर्टेंस इतनी है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत कम हो रही है लास्ट 3-4 बरस में। अभी इस बरस में कुछ अच्छा ग्रोथ हो रहा है, मगर ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट हो और वो इंपोर्ट भी जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो यहाँ आए। तो हमें ऐसी बात करनी है कि हमारी जो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी ट्रेड हो या आउटसाइड हो, ये विन विन ट्रेड है। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हम आईटी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय लेते हैं, एक नया एम्प्लॉय लेते हैं, तब हम करीबन 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में होता है, उसकी बहुत सारा अमेरिकन ब्रांड से हम खरीदते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ हुई तो दूसरे सेक्टर में फायदा होगा, वो तो जरूर होगा, मगर अमेरिका को उसी सेक्टर में भी फायदा हो सकता है। तो ये जो बातें हैं, विन विन की जो बातें हैं, ये बातें होनी जरूरी है। ओके, आप कह रहे हैं विन विन की होनी चाहिए। बात करने की आप H1B तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो बात करेंगे, मगर मुझे बात करने की पॉजिटिव ट्रेड बनाने की बात करनी चाहिए। और आज इंडिया का इंपॉर्टेंस है दुनिया में, क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ही अच्छी है। आज हम पी के बेसिस पे नंबर 3 आए हैं और इवन नॉमिनल डॉलर के हिसाब से भी टॉप 5-6 में है। तो हम जब आगे जाएंगे तो अमेरिका को जरूर फायदा होगा। ओके, मुनीर साहब आप बताइए, जैसे शंकर साहब बता रहे हैं विन विन, एक तरफ हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री उसको पुश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया से बदलेगा सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी ग्रोथ होगी। दूसरी तरफ प्रोटेक्शनिज्म यूएस और दूसरी कंट्रीज में हो रहा है। ये इसके क्या मायने हैं इसके ग्लोबल ट्रेड के लिए? ओवरऑल अगर हम देखें पिक्चर, ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये प्रोटेक्शनिज्म जिस तरह से हम देख रहे हैं बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं यहाँ पर भी बड़ी कंपनीज आएँ, ये कैसे आप देख रहे हैं? ये आगे की राह कैसी होगी? इसी में कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा बहुत, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा अभी जब मोदी जी ने सीईओ से बात की है। हम चाहे कितना ही कह दें कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जो अमेरिकन बिजनेसमैन है वो ये देखता है कि उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ प्रोटेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा और कितना फायदा उठाकर वो यहाँ से ले जा सकेगा। और मैं आप व्यक्तिगत राय में बताता हूँ कि अमेरिकन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मांगता है एज कम्पेयर टू और जो दूसरे बिजनेसमैन है दुनिया में कई सारे। और यही वजह है कि जो हमारा बिजनेस एट ईज जिस ढंग का हमारा माहौल है, हम 132-130 के लेवल पे है, 180 190 में 130 पर है। देखिए, जो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे हमारे दक्षिण एशिया के मुल्क हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो सारा इसीलिए जीएसटी को लेकर जो मोदी जी बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रांग पॉइंट है। कह रहे हैं कि देखिए हमने रिफॉर्म किए हैं, तो अमेरिकन बिजनेसमैन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स की बात और ऐसे रिफॉर्म्स की बात जिसमें उनको ज़्यादा सुविधाएं मिले। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जब तक हम उसके लिए इंटरनल रिफॉर्म्स भी करना पड़ेगा और उसके लिए क्रेडिबल एश्योरेंसेस बिजनेस वालों को देनी पड़ेगी कि आपके आ जाने से आपका नुकसान नहीं हो। ओके, रविंद्र साहब आप बता सकेंगे, प्रोटेक्शनिज्म को लेकर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ऐसे भी कहते हैं कि चलिए बात कर रहे हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट करने में चुनौतियां कई हैं। आने वाले दिनों में वो कहते हैं डिमांड सप्लाई जो है वो एक्चुअली निर्धारित करेगी कि डायनेमिक्स कैसे होंगे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में तो बहुत कुछ कहा जाता है।
और आगे फिर कितना एक्चुअली वो वर्केबल, प्रैक्टिकल कितना होता है वो? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मेरे ख्याल से, जो आपने कहा ना डिमांड सप्लाई, और इसका मैं इमिग्रेशन और आउटसोर्सिंग और आईटी की जो भी बात हो रही थी, मैं उसका आपको उदाहरण देता हूं। शुरू में 2000 या पिछले कुछ काफ़ी सालों में जब भी आउटसोर्सिंग वगैरह पे कंट्रोवर्सी होती है तो हमारी इंडियन कंपनीज को हम काफ़ी टाइम पहले ऐसे करते थे कि आप पीछे हट जाओ। आईटी या H1 वीज़ा या आउटसोर्सिंग अमेरिकन कंपनीज के अपने हित में है। वो अमेरिकन कंपनीज को खुद लॉबी करना है अपनी सरकार को, अपनी कांग्रेस को, कि हमारे को ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तो एक बात तो इंडिया को ठीक है, हमें एडुकेट करना चाहिए और हम पूरा एफर्ट डालना चाहिए कि कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कितना फायदा हो रहा है पर डॉलर अमेरिका को, बट एट द सेम टाइम अमेरिकन कंपनी शुड बी फ्रंटिंग और अपनी सरकार को वो प्रेशर करेंगी, तब उसको सरकार बिलीव करेगी कि हमें चाहिए हमारे फायदा हुआ। तो डिमांड सप्लाई वहां आया। सेकेंड, अभी जो बात हो रही थी चीन की, ट्रंप साहब अपने को एक ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी टफ से टफ ओपोनेंट से नेगोशिएट कर सकता हूं और मैं विन करके आ सकता हूं। उन्हें टफ ओपोनेंट से नेगोशिएट करने में मजा आता है और विक्ट्री लेने में मजा आता है। तो उसमें एक डायमेंशन है कि अगर अमेरिका और चाइना की रिश्तों को लेकर के एक कोई ग्रैंड बार्गेन हो जाए, जो ट्रंप सोचे या दिस इज अ ग्रैंड बार्गेन, आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दो या जो भी युआन का जो इशू चलता है या चाइना सी में, और हम ऐसे करेंगे। अगर ऐसा कोई ग्रैंड बार्गेन इनके विचार में आ गया जो कि उस स्कूल के अगेंस्ट है जो कहता है कि अमेरिका चीन वॉर पे जाएंगे, तो वो भारत के लिए थोड़ा हमारा डाउन साइड में आएगा, क्योंकि अगर वो ग्रैंड बार्गेन हो गया देन भारत की अहमियत या भारत के साथ जो अमेरिका की एंगेजमेंट हम चाहते हैं वो शायद कम होगी। ओके, फाइनल कमेंट्स हम आपसे भी लेना चाहेंगे, रैप अप का टाइम है। आप बता सकें अशोक साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? चलते चलते आप क्या चाहेंगे, ये क्या की टेक अवेज हों इस यात्रा में? देखिए, की टेक अवेज मेरे विचार से तो होगा, एक तो डिफेंस के ऊपर, एक टेररिज्म के ऊपर, और एक साउथ चाइना सी के ऊपर, चाइना के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, ये, और ट्रेड के ऊपर। और जहां तक क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है और हम जी बिजनेस में बात कर रहे हैं, तो मेरे विचार से, और जब H1B की भी बात कही गई है, मेरे विचार से H1B का तो नाम नहीं लिया जाएगा जबकि बातचीत होगी राष्ट्रपति ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल लो प्रोफाइल, हाँ, इसको, परंतु ट्रेड के ऊपर बात की जाएगी और उसमें यह कहा जाएगा जो एक सशक्त और सुदृढ़ और समृद्धिपूर्ण भारत, ये अमेरिका के हित में भी है। तो इसीलिए अमेरिका को भारत के साथ मिलकर ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि भारत और समृद्धिपूर्ण बने। दूसरी चीज, जो भारत का जो भी इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, उससे अमेरिकी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, नौकरी क्रिएट हो रही हैं। मैं जब वहां पर था, मुझे मालूम है जो बहुत यहां से निवेश वहां पर हुआ है, जो कि उनकी सिक कंपनीज थी, टेक्सटाइल कंपनीज थी, फार्मा कंपनीज थी, जो कि रिवाइव किया गया है। और आखिरी बात अगर मैं इसमें यह कहूं, जो H1B वीजा जहां पर भी डिस्कस होता है वो उनका अपना इंटरनल लॉ है, परंतु उसमें यह हमको बताना है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा था, जो भी आप करते हैं एक बैलेंस्ड, एक रिफ्लेक्टिव और एक फार साइटेड आप इसमें लॉ करिएगा। अफजल साहब, आप कमेंट करें, फिर हम उदय साहब का रुख करेंगे और बाकी मेहमानों का। जी, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो एक्सप्लोरेटरी विजिट है और आने वाली जो ट्रांजैक्शनल तो एक इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहने वाला है, लेकिन ये एक एक्सप्लोरेटरी विजिट है। और आज कल जो भी बात होगी, आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे, उससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि अब ये किस दिशा में हम मूव करने वाले हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं देख रहा कि जो USA की पॉलिसी पाकिस्तान को लेके है, पाकिस्तान को अबंडन नहीं करने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे अच्छे संकेत आ रहे हैं हमें USA की तरफ से, जैसे वहाँ एक बाईपार्टीजन बिल मूव किया गया है जिसमें ये डिमांड करी गई है कि जो पाकिस्तान का स्टेटस है, मेजर नॉन नेटो अलाई का जो स्टेटस है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो और साथ ही साथ ट्रंप का एक पॉलिसी है, पता नहीं वो एक्सेप्ट होती है। बीच में जी, हम एक बार वाशिंगटन रुक करते हैं। मेरे सहयोगी सचिन वहां से मौजूद हैं जो इस ट्रिप को कवर कर रहे हैं। सचिन, बताइए किस तरह की तैयारियां हैं और क्या फीडबैक आपको मिल रहा है इस यात्रा को लेकर, जो कल इंपॉर्टेंट बैठक रहने वाली है और सीईओ के साथ भी मीटिंग हुई, क्या उसको लेकर फीडबैक है?
जी, इस वक्त सौरभ हम यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग हम वाशिंगटन सिटी से, वाशिंगटन डीसी से लगभग 1 घंटा दूरी पर कार्ल्टन होटल है, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा होल्ड है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है जब भी प्रधानमंत्री, भले वो छोटा दौरा हो भले वो बड़ा दौरा हो, इंडियन डायस्पोरा का हमेशा एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है और उसे ज़रूर एड्रेस करते हैं। ये भी एक इंडियन कम्युनिटी का फंक्शन रखा गया है, हालांकि इस बार इसे थोड़ा लो की रखा गया है, इंटीमेट फंक्शन रखा गया है। और यहाँ से अब से लगभग 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं जो मंच है वो सजा, यहाँ से वो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। और यहाँ जब वो पहुंचेंगे उससे पहले जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वो मुलाकात कर रहे हैं, राउंड टेबल सीईओज की शुरुआत हो चुकी थी। जिस वक्त हम वाशिंगटन से निकले उससे पहले एप्पल के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की, जॉनसन एंड जॉनसन के बड़े अधिकारियों से मिले। अब एप्पल को लेकर के किसी बड़े समझौते या फिर ऐलान की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा कहा जा रहा था कि एप्पल भी कीन है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में अपनी यूनिट लगाने के लिए, लेकिन वो किस तरह के मोबाइल होंगे, उनका ग्रेड क्या होगा, इसको लेकर के कई जो बातें थी वो की जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के कई बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं और इंडियन कम्युनिटी के बीच में उन बातों को लेकर के पहुंचेंगे और यहाँ का जो संदेश होगा, यहाँ से जो वाइब्रेंसी होगी वो लेकर के जाएंगे। जब कल मुलाकात करनी है प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से, पहली मुलाकात, और व्हाइट हाउस भी बहुत अच्छे से इंतजार कर रहा है। रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को और 6 घंटे के करीब, लगभग 5.5 घंटे के करीब पीएम व्हाइट हाउस रुकेंगे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है 1-on-1 टॉक्स, डेलीगेशन लेवल टॉक्स, इंटीमेट मीटिंग्स, उनके ऑनर में एक कॉकटेल दिया जाएगा, उनके ऑनर में एक रिसेप्शन रखा गया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि दोनों देशों की जो एलाई या दोनों देशों के जो संबंध है वो कितने ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। जी, कल का कुछ और डिटेल्स आप आई हैं, कल के जो स्पेसिफिकली तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्या आपको पता चल पा रहा है? कल का पूरा आइटिनरी एजेंडा क्या रहेगा प्राइम मिनिस्टर का? इस पर क्योंकि सौरभ, जैसे हम कल से हम जब से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनकी एंगेजमेंट्स क्योंकि पहले रखी जाती थी कि जैसे कम्युनिटी लीडर से मिल रहे हैं, वो तो इस बार भी है लेकिन इसे लो की रखा गया। उसके अलावा और जो फंक्शंस होते हैं, इस बार इस विजिट को कुछ उस तरीके से प्लान किया गया है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा शेड्यूल को बिजी नहीं रखा गया, ताकि दोनों तरफ से एक ये फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि चीज़ों को आगे पीछे भी किया जा सके। अब यहाँ के वक्त के मुताबिक अगर मैं बताऊँ तो इस वक्त यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे और कल प्रधानमंत्री दोपहर के वक्त यूएस वक्त के मुताबिक लगभग 1 से 1.5 बजे के करीब व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे और वो रात को 8 बजे तक व्हाइट हाउस में रहेंगे, जिसमें उनके ऑनर में दिया जाने वाला रिसेप्शन भी शामिल है, बायलैटरल टॉक्स हैं जिसमें H-1B और वीजा को लेकर के कुछ बात हो सकती है और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है और डिफेंस डील 22 अनआर्म्ड ड्रोन्स जो कि भारत को देने की बात की जा रही है नॉन नेटो अलाइन होने के बावजूद। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। ओके, आपका शुक्रिया, सभी मेहमानों का शुक्रिया। चलते चलते उदय साहब का एक फाइनल कमेंट रह गया, तो उदय साहब बता सकें आप क्या चाहेंगे फाइनल डिटेल्स में क्या निकल कर आए इस दौरे के बाद? लास्ट वर्ड प्लीज सर, इन ब्रीफ। सौरभ साहब, संक्षेप में आई वुड से दैट जहां तक दोनों नेता है, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में अमेरिका के नागरिक जिन्होंने उनको समर्थन दिया है, उनके सपोर्टर्स बार बार कहते हैं कि डोनाल्ड कैन ऑलवेज गेट अमेरिका अ गुड डील इन एनी मीटिंग। और भारत के नागरिक जिन्होंने मोदी साहब को इलेक्ट किया है, उनके सपोर्ट बेस कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं गुज्जू भाई हैं और वो भी एक बड़े अच्छे डील में सौदा कर सकते हैं। तो मेरा टेक अवे ये होगा कि इस मीटिंग के बाद दोनों नेताओं के बीच में वो भावना होना चाहिए कि हमें दोबारा मिलना चाहिए, चाहे वो G20 पे हो या UN में हो, ताकि हम जिन जिन मुद्दों को रेखांकित किया है उनके ऊपर हम डील के ऊपर पहुंच सकें। ये मेरा समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। इस विजिट पर हम आगे भी आपको अपडेटेड रखेंगे व्यूअर्स को। फिलहाल हम इजाजत दें, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।